हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी विज्ञान के पार्ट 4 की तीसरी और अंतिम ऑनलाइन क्लास है। ठीक है, आज अपन विज्ञान का पार्ट 4 ख़त्म कर देंगे। अभी तक अपन ने पहला जो हिस्सा पढ़ा था उसमें धातु और अधातु के भौतिक गुण पढ़े थे। दूसरे हिस्से में अपन रासायनिक गुण पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें अपन ने अलग अलग गुण पढ़े। लास्ट अपन ने पढ़ा था धातु अम्लों के साथ कैसी अभिक्रिया करता है। तो अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते और धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो आगे अपन पढ़ते हैं आखिरी क्षारों के साथ कैसी अभिक्रिया करता है कौन, धातु और अधातु। तो इसके लिए एक क्रियाकलाप दिया गया है कि आप एक परख नली लीजिए। ठीक है, उसमें 2-4 बूंदे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है वो डाल दीजिए और उसमें 5 ml पानी घोल लीजिए। उसके बाद उसमें एक एल्यूमिनियम की पन्नी डाल दो, तो वो अभिक्रिया करने लगेगा क्षार से। और जलती हुई माचिस मुंह पर लेकर जाओ तो वो भी पॉप अप ध्वनि के साथ वो धुआं जलेगी। पॉप अप ध्वनि यानी कि कौन सी गैस उत्पन्न हो रही है, हाइड्रोजन गैस। तो पॉप अप ध्वनि दर्शाती है कि पहले की तरह हाइड्रोजन गैस उपस्थिति क्या दर्शाती है, पहले की तरह हाइड्रोजन ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है उससे अभिक्रिया कर हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं कौन, धातु। और अधातु भी क्षारों से अभिक्रिया करते हैं, लेकिन उनकी अभिक्रियाएं जटिल है, आप आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करें क्षारों की, जितने भी धातु हैं वो अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं और अधातु करते हैं, अभिक्रिया तो करते हैं लेकिन वो जटिल अभिक्रियाएं वो अपन आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे। चलिए, अब अगला है विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं, कॉपर सल्फेट और आयरन के मध्य अभिक्रिया के क्रियाकलाप वाले क्रियाकलाप को याद कीजिए जो 7वीं में किया था। आइए उसी प्रकार के कुछ अभिक्रियाओं को देखते हैं। ठीक है, अब देखो आपको इस क्रियाकलाप में क्या दर्शाया गया है। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया समझने के लिए अपन क्या करेंगे, 5 बीकर ले लिए, पाँचों में 50-50 ml जल ले लिया। ठीक है, अब अलग अलग बीकर में अपन को 2-2 चीज़ें डालनी है। पहले बीकर में क्या करना है, कॉपर सल्फेट डालना है, पानी में घोल के मिला देना है और फिर उसमें एक जिंक का टुकड़ा डाल देना है। ठीक है, याद रखना ध्यान से। दूसरे में क्या होगा, उसमें भी कॉपर सल्फेट डालना है और लोहे का टुकड़ा डाल देना है। तीसरे में जिंक सल्फेट का घोल मिलाना है, मतलब जिंक सल्फेट डालकर घोल देना है और फिर तांबे का छीलन डालना है, तांबा डालना है। और चौथे में क्या करना है, डी में आयरन सल्फेट का डालना है और तांबे का छीलन डालना है। और 5वें में जिंक सल्फेट का घोल मतलब मिला देना पानी में और क्या टुकड़ा डालना है, लोहे की कील डालनी है। ठीक है, ऐसे 5 लेना है। तो देखो इसमें क्या होगा, पहले में जब आपने कॉपर सल्फेट लिया और उसमें जिंक का टुकड़ा डाला ना, ए में क्या किया आपने, ए में कॉपर सल्फेट लिया, मिला दिया और जिंक का टुकड़ा डाला। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को तो लात मार के बाहर निकाल देगा और खुद बन जाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर निकल जाएगा। यानी कि जिंक डाला जब अपन ने कॉपर सल्फेट में तो जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया और जिंक सल्फेट बना दिया। ऐसे ही अगर अपन कॉपर सल्फेट में जब दूसरे वाले में आयरन लोहे की कील डालेंगे ना, तो लोहा को बोलते हैं Fe, तो आयरन क्या करेगा, आयरन सल्फेट बना देगा FeSO4 और कॉपर को लात मार के बाहर निकाल देगा उसके विलयन में से। तो यानी लोहा किसको विस्थापित कर देगा, कॉपर को। जिंक ने भी किसको विस्थापित कर दिया, कॉपर को। ठीक है, तो ए में जब कॉपर सल्फेट में जिंक डालो तो जिंक कॉपर को उठा के जिंक सल्फेट बना देगा और जब लोहे को डालोगे तो लोहे का आयरन, लोहे को इंग्लिश में बोलते हैं आयरन, तो आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाओगे तो लोहा क्या करेगा, आयरन क्या करेगा, कॉपर को उठा के आयरन सल्फेट बना देगा। सी, डी और ई, जिसमें आपने जिंक का सल्फेट लिया, आयरन का लिया और इसमें भी जिंक का लिया। पहले सी वाले में आपने जिंक के सल्फेट में कॉपर डाला तो कॉपर जिंक को नहीं निकाल पाएगा और कोई अभिक्रिया नहीं होगी। इसी तरीके से आप आयरन सल्फेट में जब आप तांबे को डालोगे, कॉपर को डालोगे तो कॉपर इसको भी नहीं निकाल पाएगा और जब जिंक सल्फेट में आप लोहे को डालोगे तो भी लोहा भी जिंक को नहीं निकाल पाएगा। तो इसका मतलब सबसे ताकतवर कौन है, जिंक, जिसने कॉपर को निकाल दिया, और लोहा भी जिंक को नहीं निकाल पाया। सेकंड ताकतवर कौन है, आयरन, और तीसरा ताकतवर कौन है, कॉपर। तो यानी जिंक क्या कर सकता है, सबसे ताकतवर है, किसी भी विलयन में से
कॉपर और आयरन को विस्थापित कर सकता है, लेकिन आयरन कम ताकतवर है, वो कॉपर को विस्थापित कर सकता है, और कॉपर सबसे कम ताकतवर, वो किसी को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो यही विस्थापित अभिक्रिया होती है, मतलब जब एक ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन में से हटाकर खुद लग जाता है, तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप विभिन्न बीकरों में क्या परिवर्तन देखते हैं? आपने पढ़ा कि एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित करता है। बीकर ए में जिंक ने कॉपर को हटा दिया, इसलिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग कैसा हो जाता है? पहले कॉपर था तो नीला रंग अदृश्य हो जाता है। बीकर के पैंदे में कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है, क्योंकि कॉपर तो हट जाता है, लाल चूर्ण, और जो विलयन है उसमें कौन चला जाता है? जिंक चला जाता है। तो यानी जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है, जैसे कॉपर के सल्फेट पे जिंक जब अभिक्रिया कराया तो जिंक सल्फेट बन गया, और किसको निकाल दिया? कॉपर निकाल दिया। तो शुरू में कॉपर सल्फेट का विलयन नीला था ना, वो जिंक सल्फेट बनने पर रंगहीन बन गया और लाल रंग का कॉपर नीचे जमा हुआ मिल गया। इस प्रकार बीकर बी में होने वाली अभिक्रिया को अपन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? बीकर बी में क्या हुआ था? कॉपर सल्फेट से आयरन मिला था, तो CuSO4 से जब Fe मिला तो FeSO4 बन गया, और साथ में क्या अलग से मिल गया? Cu। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। बीकर सी में जिंक का कॉपर द्वारा बीकर ई में आयरन द्वारा विस्थापन हो सकता था, इसी प्रकार डी में आयरन का विस्थापन कॉपर द्वारा हो सकता था। क्योंकि हम बीकर सी में कोई परिवर्तन नहीं देखते हैं, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं है। यानी कि बी, सी, डी और ई में विस्थापन नहीं हो पाया, यानी कॉपर नहीं हटा सकता। परंतु क्यों? जब बीकर ए में जिंक कॉपर को प्रतिस्थापित करता है तो सी में कॉपर क्यों नहीं कर सकता? याद रखिए, विज्ञान मनमाना नहीं होता, विज्ञान में हर चीज़ का कारण होता है, और यह नियम है कि जिंक कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? जिंक। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। यानी कि डी और ई में सी डी और ई में अभिक्रिया क्यों नहीं हुई? क्यों? क्योंकि जिंक कॉपर से और आयरन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो जिंक, आयरन और कॉपर के मध्य अधिक अभिक्रियाशील में कम अभिक्रियाशील धातु में क्रमानुसार लिख सकते हैं। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होगा? जिंक। उससे कम कौन होगा? आयरन। और फिर सबसे कम अभिक्रियाशील कौन होगा? कॉपर। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर कोई कहे कि मान लो आपको जिंक सल्फेट देते और उसमें कॉपर मिलाए तो क्या अभिक्रिया होगी? तो आप बोलोगे कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है किससे? कॉपर से। तो कॉपर जिंक के विलयन में से जिंक को हटा नहीं सकता, लेकिन उल्टा हो सकता है, जिंक कॉपर को हटा सकता है। चलो, अंतिम हमारा आखिरी टॉपिक है धातुओं और अधातुओं के उपयोग। आपको अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि क्यों धातुओं का उपयोग मशीनें, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, रेलगाड़ियाँ, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान, खाना बनाने के पात्र, जल बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। क्यों? क्योंकि अपन ने भौतिक गुण पढ़े थे ना, कठोर होते हैं, विद्युत के और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ठीक है, आघातवर्ध होते हैं। तो आप कुछ अधातुओं के उपयोग भी परिचित होंगे। यहाँ कुछ रोचक उपयोग दिए जा रहे हैं जिनमें हम विश्वास है कि आप उनका सही अनुमान लगा पाएंगे। अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जिसे हम सभी जीवन श्वसन में के समय अंदर लेते हैं। कौन सी अधातु है? ऑक्सीजन है, जो सांस के दौरान अंदर लेते हैं। अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि के लिए किया जाता है। पौधों की वृद्धि के लिए कौन से उर्वरक में? नाइट्रोजन के उर्वरक होते हैं जिनको पौधों की वृद्धि के लिए लिया जाता है, और नाइट्रोजन भी क्या है? एक अधातु है। अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण में किया जाता है, वो कौन सा है? क्लोरीन को जल को साफ करने में काम में लिया जाता है। क्लोरीन एक अधातु है। अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है, इसको बोलते हैं आयोडीन। क्या होता है? आयोडीन होता है, जो जिसका सिंबल होता है आई। पटाखों में प्रयुक्त होने वाला अधातु फास्फोरस होता है। तो आपने अनुभव से धातु और अधातु के कुछ उपयोग जोड़ सकते हैं। आप और लिख सकते हैं, जैसे धातु, लोहे की तो मशीनें वगैरह ये बता दी ना, धातु के उपयोग तो सीधा बता दिया। मशीनें बनाने में, गाड़ियाँ बनाने में, वायुयान बनाने में, रेलगाड़ियाँ बनाने में धातु का उपयोग
होता है। तो ठीक है बच्चों, हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, और आपको सारी रासायनिक अभिक्रियाएँ अच्छे से समझ में आ गई होंगी, विस्थापन अभिक्रिया अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो चैप्टर हमारा आज यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले पार्ट में आपको इसके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे जिनको आपको फेयर कॉपी में करना होगा, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।